जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 9 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के सारे सेट, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 के सारे सेट को करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमने करंट अफेयर सीरीज भी चलाया हुआ है, जो कि किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो इसमें से हम लोग जनवरी 2025 से लेकर के नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया है दोस्तों, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हम लोग देखते हैं कि बागटा जनजाति जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, यह बात सही है। बकरवाल जो जनजाति है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, यह भी बात सही है। लेप्चा जनजाति हमारा सिक्किम में पाया जाता है। और बिरहोर जनजाति जो है दोस्तों, यह हमारा तमिलनाडु में नहीं पाया जाता। यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं था दोस्तों। यह जो है हमारा झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है बिरहोर जनजाति दोस्तों, ना कि तमिलनाडु का, है ना। अगला प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वह राज्य है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें से देखते हैं दोस्तों, तो धारवाड़ का पठार जो है यह भी कर्नाटक में अवस्थित है दोस्तों। और दक्कन का पठार हमारा कहाँ अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। एक प्रश्न के साथ कोशिश करेंगे और भी चेन बनाने का दोस्तों, जिससे हमारा एक प्रश्न के साथ और भी एक दो प्रश्न कवर हो जाए, है ना। अगला है कि डीडवाना और कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो यह एक लवणीय झील है दोस्तों, और यह लवणीय झील नागौर जिले में स्थित है। और नागौर जिला जो है हमारा राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि आर्किड और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्षा वन में उगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वह है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों? तो नागार्जुन परियोजना जो है हमारा यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बगलेहार परियोजना हमारा चिनाब नदी पर अवस्थित है। रंजित सागर परियोजना जो बांध है वह हमारा रावी नदी पर अवस्थित है। और टिहरी बांध परियोजना यमुना नदी पर अवस्थित नहीं है। यही हमारा मिलान सही नहीं है ना। यह जो है दोस्तों, जो हमारा टिहरी बांध है भगीरथी नदी पर अवस्थित है, जो कि हमारा भगीरथी नदी पर अवस्थित है, जो कि हमारा उत्तराखंड में अवस्थित है ना। अगला प्रश्न है कि ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अक्सर बार बार पूछा जाता है दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया के बारे में कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, लेकिन अब ग्रेट सैंडी को भी पूछा जा रहा है, जो कि दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों, है ना। इसमें से जो वायुमंडल के मंडल है उसको दिया गया है, और इसमें से इसके जो कार्य है उसको हमको सुमेलित करने का प्रयास करना है ना। तो हम लोगों का क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसम और उसमें परिवर्तन होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही मिलान होगा। मध्य मंडल जो कि हमारा ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है, इसका मिलान 2 नंबर के साथ होगा। और संताप मंडल दोस्तों, जिसका कि जो कि हम लोग ओजोन परत और हवाई जहाजों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो वह है संताप मंडल। आयन मंडल का कार्य है दोस्तों लंबी दूरी के संचार में जो है सो यह सहायता प्रदान करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, है ना, किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया दोस्तों? दरअसल इसमें दोस्तों हमारा महिला वनडे विश्व कप 2025 की बात हो रही है, जिसमें से, है ना, जिसमें से महिला जो क्रिकेट टीम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जो है सो फाइनल में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा इससे
बिहार विधानसभा के बारे में आप बिहार दरोगा में जरूर पढ़ के जाए दोस्तों, क्योंकि इससे हर एक सेट में एक ना एक प्रश्न रहता है और आपके एग्जाम में भी छपने का भरपूर संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 69.20%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। पहला चरण देखा जाए दोस्तों तो हमारा पहला चरण कब था? तो यह हमारा 6/11/2025 को हमारा पहला चरण होता है चुनाव का। दूसरा चरण का जो आयोजन होता है दोस्तों वह 11 नवंबर 2025 को आयोजित होता है। यह हमारा दूसरा चरण है दोस्तों, और दूसरे चरण में मतदान परसेंटेज जो है 69.20% रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है डेविड सेजेले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। इसने उपन्यास फ्लैश के लिए इन्हें मिला है जो है सो बुकर पुरस्कार 2025, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने ईरान में फंसे जो है भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो वह था ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना, है ना, के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्वती तिर्की को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 1.9। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने, है ना, कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो वह है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं हम लोग। तो 17 है कि 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने, है ना। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अर्थशास्त्र हेतु जो है नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो वह है दोस्तों जोएल मोकिर को, फिलिप एघियान को और पीटर हार्विट को चुना गया है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। हमने इसे ट्रिक के साथ कुछ ट्रिक को इंक्लूड करके बताया हुआ है दोस्तों, जिसे आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे प्लेलिस्ट में एक फोल्डर है उसमें आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने कवर किया है। वह मुश्किल से लगभग वही 10-15 टॉपिक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो वह राज्य है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर डी। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह है दोस्तों गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह है दोस्तों शिरीष चंद्र मुर्मू, है ना, शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला है कि भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह का थीम क्या था दोस्तों? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के साथ मनाया गया 76वां संविधान दिवस, है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो वह है दोस्तों पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चर्चित जो कि उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रोबा
जो 3 उपग्रह है दोस्तों कहाँ से परिक्षेपित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर सी। इसमें से सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में हमारा समिति दिया हुआ है और उससे संबंधित समिति को हम लोगों को दर्शाना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि लोक लेखा समिति जिसका कि संबंध वित्तीय समिति से है, और विभागीय समिति जिसका कि संबंध हम लोग जानते हैं दोस्तों स्टैंडिंग समिति से है, और आचिका समिति जिसका कि संबंध दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यह एक कार्यकारी समिति है, और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जो है तदर्थ समिति से संबंधित है। यह था हमारा 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 21 से, है ना। दैहिक स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है दोस्तों सुमन बेरी, है ना। और इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची से नहीं जोड़ा गया था, तो 8वीं अनुसूची में 92वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन, जिसमें से डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली और देखा जाए दोस्तों तो बोडो को इसमें से डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। सिंधी को इसमें से नहीं जोड़ा गया था दोस्तों, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा, है ना। सिंधी को दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जो है सो जोड़ा गया था दोस्तों, है ना, जो कि भाग 8 में इसे भाषा के तौर पर ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष चाहिए दोस्तों। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष चाहिए, और पंचायत के किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है सो मुखिया या फिर जो भी है पंचायत लेवल पे जो चुनाव होते हैं दोस्तों, उसका चुनाव लड़ने के लिए हमको मात्र 21 वर्ष की आवश्यकता है। अतः आप 21 वर्ष होने के पश्चात आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बार बार एग्जाम में कभी ना कभी यह जरूरी किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है प्रत्येक वर्ष, है ना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में पारित हुआ था 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्राचीनतम दर्शन जो है कौन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा, है ना, मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर है गुजराती में लिखा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 पे, है ना। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों कि किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है शिवरामन सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर है रामानंद ने, ऑप्शन नंबर बी। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस देश के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, तो श्रीलंका के जो शासनाध्यक्ष होते हैं उसके स्थान को, निवास स्थान को हम लोग टेम्पल ट्रीज के नाम से जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों के बदलते हुए नाम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो
इसमें से देखते हैं दोस्तों कि हमारा सीलोन जो कि श्रीलंका का परिवर्तित नाम है, ओटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की का परिवर्तित नाम है, और कंपुंजिया जो कि कंबोडिया का परिवर्तित नाम है, और मलय जो है सो म्यांमार का परिवर्तित नाम नहीं है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हमारा सुमेलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। मलय को देखा जाए दोस्तों तो यह जो है हमारा मलेशिया का पुराना नाम है मलय, है ना, मलेशिया का पुराना नाम है। और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो यह म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है ना, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पालघाट दर्रा किन दो शहरों के बीच अवस्थित है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पालघाट दर्रा जो है अवस्थित कोच्चि को कोयम्बटूर से जो है सो जोड़ता है ना। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर कौन थे, तो इसका सही उत्तर है प्रो क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो सिफिलिस हमारा प्रोटोजोआ जनित नहीं है, बाकी पायरिया, मलेरिया और पेचिस जो है सो हमारा सब प्रोटोजोआ से जनित रोग है, और सिफिलिस जो है हमारा जीवाणु से जनित रोग है दोस्तों, है ना। इससे हमारा सिफिलिस बीमारी से हमारा जनन अंग प्रभावित होता है ना। अगला है कि राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर है 1876 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था, तो वह थे वासुदेव बलवंत फड़के ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं हम लोग। तो 51 है हमारा कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसे कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया दोस्तों, तो ये 1780 में जे हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की इनका पूरा नाम था, उन्हीं के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्थापना होता है दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में होती है ना। और अगला है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1852 ईस्वी में होता है ना। अगला है दोस्तों द इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में होता है। और अगला है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में होता है दोस्तों। यह था हमारा सबसे पहले स्थापना यदि देखा जाए तो लैंड होल्डर सोसाइटी की होती है। उसके बाद हमारा द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का होता है, उसके बाद हमारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन का होता है, और सबसे अंतिम में हमारा द इंडियन एसोसिएशन का स्थापना होता है दोस्तों। तथा हमारा 4123 इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत जो कि नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब किया गया था, तो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था दोस्तों, और वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति का पहला शिकार संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग जो है सो भारत के गवर्नर जनरल थे, यह बात हमारा सही है। तो हमारा सिर्फ कथन 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है दोस्तों, वह है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन जो कि नामक अखबार जो है सो एक का प्रकाशन प्रारंभ किया था, निम्नलिखित में से किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था दोस्तों,
तो यह पूछा गया है नहीं, तो यह बांग्ला में प्रकाशित नहीं होता था, बाकी हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है ना। तो सही कथन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, तो यह बात सही है। और ऋग्वेद के दूसरे और 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम और 8वें मंडल 8वें से 10वें तक के जो मंडल हैं बाद के माने जाते हैं। तो यह भी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। और यह शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। और सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई है, यह भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। हम लोग देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में नहीं दोस्तों, अजुर्वेद का जो है सो हमारा ब्रह्म ग्रंथ है ना, ये अजुर्वेद का, ठीक है, अजुर्वेद का, है ना। और सामवेद की रचना जो है दोस्तों चंपू शैली में की गई है, नहीं दोस्तों, यह अजुर्वेद की ही रचना जो है सो चंपू शैली में की गई है। और शतपथ ब्राह्मण जो है वह जो है सो अजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह हमारा दोनों ही ऑप्शन हमारा में अजुर्वेद आएगा, है ना। शतपथ ब्राह्मण अजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ था दोस्तों, है ना। और अजुर्वेद ही जो है सो चंपू शैली में उसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसे आप आराम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख के द्वारा मिलती है दोस्तों। तो वह अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है किस वर्ष किया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1562 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है दोस्तों। तो इसका सही क्रम है, पहले यूनानी ने आक्रमण किया था, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाण ने, या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी। तो वह मुद्रास्फीति कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या होगा। तो मांग की गई मात्रा बढ़ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी कि वस्तु होगी, तो क्या होगी, विलासिता की वस्तु होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता डैश होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नए निवेश पर प्रतिफल के प्रत्याशित दर पर होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 65 है दोस्तों कि क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के आधार पर तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आएगा हमारा बेरियम, उसके बाद हमारा स्ट्रांसियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सबसे अंतिम में बेरिलियम आएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, सही अनुक्रम था। अगला है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या हो रहा है दोस्तों। तो इसमें से देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंशों को अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब ध्वनि के तारत्व यानी कि पिच में जो है सो वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है। तो इसमें से आवृत्ति की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 68 पे दोस्तों। तो 68 इस प्रकार से है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो अभिविन्यास से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला है कि अल्फा कणों के 2 धनायन होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो हीलियम के 1 परमाणु
के नाभिक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही, बी इसका सही उत्तर था दोस्तों। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है दोस्तों अंतर प्रादुर्वी जालिका और राइबोसोम का जो है सो भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 71। तो इसमें से है कि दोस्तों विषाणु जीवित और निर्जीव के मध्य कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये बाह्य वातावरण में अजैव कारक होते हैं, इस वजह से यह अपवाद भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से हमारा टमाटर जो कि साग का प्रकार है, यह बात सही है। आम वृक्ष का प्रकार है, नींबू झाड़ी का प्रकार है, जबकि मनी प्लांट साग का प्रकार नहीं है दोस्तों। यह जो है हमारा आरोही लता का प्रकार है, ठीक है, लता का प्रकार है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, यही हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इस कथन पे विचार हम लोग करते हैं। तो इस जीव के बारे में बताना है दोस्तों कि इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है और इसमें पुनरुत्थ भवन जैसी क्षमता भी पाई जाती है। तो वह है दोस्तों हाइड्रा, हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक पदार्थ जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो वह है दोस्तों नाइक्रोम। अगला प्रश्न है कि अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो त्वचा में उपस्थित होता है दोस्तों, अल्फा केरेटिन, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हम लोग 76 पे चलते हैं। तो 76 इस प्रकार से दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निंद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है ना, यानी कि निंद्रालु रोग यानी कि नींद के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ट्रिपनसोमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आवर्धन क्या है? आवर्धन एक तरह से इसका इंग्लिश वर्ड है दोस्तों जूम करना, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि नमूने का प्रक्षेपित या माप तथा वास्तविक माप का अनुपात जो है सो हमारा आवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में लोग जो है सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण यह है कि सूती वस्त्र जो है दोस्तों जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, इस वजह से लोग गर्मी में सूती कपड़े का जो है सो पहनते हैं, है ना। अगला है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में ग्रंथि दिया हुआ है और उससे संबंधित उसके अंग दिए हुए हैं, तो उससे हमको बताना है, उसको सुमेलित करना है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कौन सी है? तो यह यकृत हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि है ना। यकृत हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा कपी देखा जाए तो गोरिल्ला हमारा सबसे बड़ा कपी है, ठीक है। और सबसे बुद्धिमान कपी देखा जाए तो चिंपांजी है और सबसे छोटा कपी देखा जाए दोस्तों तो वह गिब्बन है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम पूछा जा रहा है दोस्तों तो वह है बायोटीन, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन, यही हमारा सही व्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है? तो वह है दोस्तों अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके वह दांतों के सड़न को रोकता है टूथपेस्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से दही रखने के लिए कौन सा विधि सही नहीं है? तो वह है दोस्तों तांबे के बर्तन में रखना, क्योंकि जो है सो दही अम्लीय होता है और यह तांबे के साथ अपक्रिया करके स्वाद में परिवर्तन ला देता है दोस्तों, इस वजह से हमारा तांबे में रखना दही को उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 84। तो 84 इस प्रकार से है कि जल में कभी तरल पदार्थ की तुलना में अधिक प्रकार के पदार्थ को घोल सकता है, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है ना, डाइपोलराइज है, इस वजह से यह घोल सकता है।
इसमें से प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यह थर्मोसेटिंग का उदाहरण है ना, थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। यदि इसमें देखा जाए दोस्तों तो प्लास्टिक तैयार करने की दो रासायनिक विधि है, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है दोस्तों थर्मोसेटिंग, है ना। दो तरीके से प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसमें से थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है दोस्तों पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन और टेफ्लॉन, है ना। और थर्मोसेटिंग जो है उसके अंतर्गत आता है दोस्तों मेलामाइन, है ना। और साथ ही दोस्तों बेकेलाइट आता है, जिसके माध्यम से हमारा प्लास्टिक तैयार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 93 पे चलते हैं। तो 93 भी हमारा लग रहा है कि गणित का ही प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं सीधे 97 पे। 97 में है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ का प्रयोग जिसमें से कुछ भी निश्चित नहीं होता है ना। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें से पेसिव वॉइस का चयन करना है। तो इसमें से देखते हैं हम लोग। तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम। तो इसका सही जो है पेसिव वॉइस होगा दोस्तों कि आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय द इंटरव्यूअर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक, है ना। तो इसको ब्लैंक को फिल करना है। तो डिस्पाइट हिज प्लीज प्लीज शी लुक्ड डैश हिज इनसिंसियर अपोलोजाइज, है ना। तो इसको इसमें से सही जो है पुटअप होगा दोस्तों थ्रू का, है ना। डिस्पाइट द प्लीज शी लुक्ड थ्रू हिज इनसियर अपोलोजाइज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जोखिम मोल लेना। प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगले टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के सादर आमंत्रित हैं। आप वहां पे आकर के कमेंट कर सकते हैं और मैं अगले उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।